Done? How many preparation methods are there? Number 1 by heating है किसका? KClO3 KClO3। इफ हम इसका हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? इफ हम हीटिंग करेंगे तो हमको मिलेगा KCl, साथ में मिलेगा O2। सही है गलत? अब क्वेश्चन आता है इसका नाम क्या होगा? ये नाम पढ़ने के लिए देखना होगा HClO4 का मतलब, इसका मतलब होता है परक्लोरिक एसिड। हम यहाँ लिखेंगे HClO3 तो इसका मतलब होगा क्लोरिक एसिड। क्या होगा? क्लोरिक एसिड। जब ये H+N लूज करेगा तो बनेगा ClO3-1, तो ये बन जाएगा क्लोरेट। क्या बनेगा? क्लोरेट। ये क्लोरेट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है या नहीं है? स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम यूज करेंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोरेट। पोटेशियम यूज करेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो इसका नाम रहेगा पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको मिलेगा KCl, साथ में मिलेगा O2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन बन जाएगा बैलेंस। सही है गलत? सेकंड बोलो कौन सा है? Ag2O। इसको बोला होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या मिला? 2 मोल्स ऑफ Ag, साथ में मिलेगा O2। यहाँ पे 4 मोल्स लिखते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके। थर्ड वाला रिएक्शन बोलो। Pb3O4। इसी प्रकार से है Pb3O4 का डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या मिलेगा? PbO प्लस O2। ठीक है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हाफ आएगा। सही है? ठीक है? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 1 रहेगा तो भी चलेगा। चलो 2 6 1। नंबर 4 H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? H2O विथ हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है? ऐसा नो पेरोक्साइड का स्टेबिलिटी कम होता है तो पेरोक्साइड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? H2O में कन्वर्ट होता है। नंबर 5 H2O का इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या मिलेगा? H2 प्लस O2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 वाला है बोलो। HGO। हीट करेंगे, Hg मिलेगा। ठीक है? अब 2 लोगों ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है? कार्ल और ये प्रिस्टलिन। इन्होंने जो किया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके क्या बनाया था? ये वाला ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या किया था? उसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर सनलाइट का रिएक्शन किया था, HNO का रिएक्शन किया था। ठीक है? तो these are 6 प्रिपरेशन मेथड को टेक लो। ऊपर वाला लिखो। 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था और दोनों ने अलग अलग मेथड को यूज किया था।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी को मिक्स नहीं करना है फिजिकल में, ठीक है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ है वही फिजिकल में आएगा, बाकी केमिकल में लिख देंगे, ठीक है। बोलो फर्स्ट रिएक्शन में Mn के साथ MnO2 ये कैटलिस्ट में काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे Mn जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉर्मली वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। रीजन इज दैट वो बहुत सारे वैलेंसी शो करते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, और इसलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। बोलो पहला दिस दूसरा सोल्यूबल इन, लेकिन लेस सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल लेस सोल्यूबल, लेस सोल्यूबल, ठीक है। इसका सोल्यूबिलिटी क्यों होगा वाटर में? क्यों सोल्यूबल होगा वाटर में? पोलर, ये O2 का पोलर है, अरे ये का पोलर है, ये एसिड उसकी प्रॉपर्टी ये का पोलर है H बॉन्डिंग। यहाँ पे हमारे पास H अटैच टू O अटैच टू H है, तो इस वाटर के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के लोड पेयर के साथ क्या कर सकता है? H बॉन्डिंग बना सकता है, और इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल, ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू H बॉन्डिंग विद वाटर, ड्यू टू H बॉन्डिंग विद वाटर।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर, लिक्विफैक्शन टेम्परेचर का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। जैसे अभी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है दोनों कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। जैसे हम लोग इस रूम का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और जब एनर्जी मतलब टेम्परेचर कम करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा, पार्टिकल पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है इन दोनों में से कौन इजीली लिक्विफाई होगा। एग्जांपल के लिए मैंने पूछ लिया एक कंटेनर में N2 गैस है और दूसरे कंटेनर में NH3 गैस है और क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन इजीली लिक्विफाई होगा। दोनों गैसीय स्टेट में नॉर्मली। सोच रहे हो, बैठे हो, सोचना पड़ेगा ना, खाली मिल बैठे जिनको लगता है कि ये इजीली लिक्विफाई होगा हैंड रेज करेंगे। जिसको लगता है ये इजीली लिक्विफाई होगा वो हैंड रेज करेंगे। ओके, देखो गैस और लिक्विड में फर्क क्या, पहले बोलो। डिस्टेंस, गैस में डिस्टेंस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच का और लिक्विड में कम होता है। तो इनडायरेक्टली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब उन लोगों को पास लेके आना है, दूर लेके जाना है, पास लेके आना है। ठीक है, अब मैंने बोला आपके पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, उन लोगों को इकट्ठा करना है कुछ काम करने के लिए जो लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। और दूसरे ग्रुप में सेम कंडीशन है, बहुत सारे लोग हैं उनको इकट्ठा करना है कुछ काम करने के लिए और वो सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो किसको इकट्ठा करना इजी होगा? जो एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब जिस ग्रुप में जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा, नहीं होगा? अरे जानते ही नहीं ना तो इंटरेक्शन कहाँ होगा? लेकिन जो लोग एक दूसरे को जानते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो जिन लोगों के बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग है उनको पास लाना इजी होगा या उन लोगों को पास लाना इजी होगा जिनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है? या तो हमने बोला एक में बॉन्डिंग है लेकिन बहुत कम है, दूसरे में बॉन्डिंग अच्छी है, तो किसको इजी पास ला सकते हो? अब मैंने बोला एक ऐसा कंटेनर है जिस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरे कंटेनर में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंड्यूस डाइपोल है, तो किसको इजीली पास लाओगे? अरे डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो जिन लोगों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो इजीली पास आएंगे या जिन लोगों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उनको पास लाना इजी होगा? जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब डाइपोल डाइपोल एक कंटेनर में है, इंड्यूस डाइपोल दूसरे में है, तो कौन जल्दी पास आएगा? डाइपोल डाइपोल। अब चेंज कर दिया, एक में डाइपोल डाइपोल है दूसरे में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, कौन पास आएगा? डाइपोल डाइपोल। अब मैंने बोला एक में डाइपोल डाइपोल है दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे जो N2 है ये पोलर है नॉन पोलर है? अरे पोलर है नॉन पोलर? अरे ऐसा है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये लोन पेयर इधर और ये लोन पेयर इधर, पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो इसका मतलब एक N2 और दूसरे N2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? अरे ये नॉन पोलर है ना, तो कौन सा रहेगा? इंड्यूस डाइपोल। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आईडी।
एक अमोनिया और दूसरे अमोनिया के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? डाइपोल डाइपोल के साथ साथ एच बॉन्डिंग भी रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अब मुझे बोलो दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? इसका मतलब कि वो इजीली पास आएगा, और जो इजीली पास आएगा उसको गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आना है, मतलब दूर से पास लेके आना है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका लिक्विफेक्शन टेम्परेचर कम होगा, मतलब बहुत जल्दी लिक्विफाई होगा, और इसको लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। समझ गए? नहीं समझा? अब मैंने बोला एक जगह NH3 है और दूसरी जगह CH4 है, क्या होगा? कौन इजीली लिक्विफाई होगा? NH3। क्यों? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसे हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑक्सीजन का लिक्विफेक्शन टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब वो टेम्परेचर दिया है जिस टेम्परेचर के ऊपर वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। आइसोटोप कौन सा है? O16, O17, O18, इसमें से एक रेडियोएक्टिव होगा, कौन सा? O18 वाला रेडियोएक्टिव है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, दिया हुआ है, ब्रैकेट में R लिख देना, R का मतलब रेडियोएक्टिव। ओके, और बोलो, डन? ओके, क्या बोला आपने? O2 पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड या पेयर्ड? पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। हमने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है। अरे इसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, तो कहां से आया पैरामैग्नेटिक? प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, नहीं है? फिर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये गलत है, फिर देखो दो थियरीज आते हैं, एक आता है VBT और दूसरा आता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, VBT के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो लोन पेयर है और इसके पास दो लोन पेयर है। तो VBT का कहना ऐसा है, दो एटम्स एक दूसरे के वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो ये एक ऑर्बिटल को ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरे को ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे। अब बात करते हैं इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, और दूसरे के पास कितने हो गए? 16। अब 16 के लिए MOT का डायग्राम निकालेंगे, निकाल के देखो रफ में। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए MOT डायग्राम निकालो, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए MOT डायग्राम निकालो, शॉर्ट में निकालो। ठीक है, सजाना नहीं उसको। ये 1s है, ये 2s है, 2p में 1 2 3 1 2 3। ओके, ये 1s के लिए है, ये 2s के लिए है और ये 2p के लिए है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16। अब लोअर साइड से इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब MOT के हिसाब से दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा।
तो ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और कुछ लिखा हुआ है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। it show PALE पेल पेल बोलते ना, PALE पेल ब्लू कलर इन लिक्विड स्टेट, पेल ब्लू कलर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, दैट्स इनफ। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन। प्लैटिनम डन। कितने हैं? हाँ? पहला बोलो। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। ऐसा सेकंड एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ऐसे भी रिएक्शन दे छोटे वाले, मजा ले रहे हैं आप। और फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन। ये भी दिया हुआ है E2O3 P4O10 ऐसा क्या हुआ है? ये मोनोमर या डाइमर फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, और बोलो C प्लस हाँ C प्लस O2। अरे वाह क्या बात है। और सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। जिंक सल्फाइड ZnF का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे तो ZnO मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा। मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन। CH हाँ ये नए नए एग्जाम्पल है, देखो। और बोलो SO2 प्लस HCl प्लस O2 HCl प्लस O2 यू HClO H2O प्लस क्लोरीन H2O
O प्लस B इधर चला गया तो ये Cl2 इतना ही है। बोलो इनमें से प्रोडक्ट में क्या काम है? P2O3 और P2O5 मिलेगा सर। ठीक है, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने? ग्रुप नंबर 15 में। क्या हुआ था? ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्साइड डायमर फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? डायमर। अब आप नॉर्मली देखो तो फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? P2O3 ये बनेगा। जब इसका डायमर बनाएंगे तो क्या होगा? ये बनेगा P4O6। जब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसका फॉर्मूला रहेगा P2O5, और जब ये डायमर फॉर्म में जाएगा तो P4O10। तो उन्होंने जो लिखा हुआ है ना वो डायमर फॉर्म में, क्योंकि हमने एनामोलस प्रॉपर्टी में देखा था कि नाइट्रोजन जो है उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं, बट बाकी एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो डायमरिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला होगा। बोलो ये वाला बताओ, ये वाला ठीक है ना? नेक्स्ट यूजेज। डन? कितने हैं? बोलो नंबर 1। यस बोलो, बैठ के बोलो। Importance in normal respiration and combustion. ओके, तो एक होता है रेस्पिरेशन, दूसरा कंबशन। मतलब किसी का भी कंबशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। ओके बोलो सेकंड।
स्टील बनाने के लिए, ओके बैठो, SCEEL, यही है ना स्टील। स्टील बनाने के लिए यूज कैसे करेंगे? तो नॉर्मली ऐसा होता है, स्टील बनाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेटलर्जी का प्रोसेस। एक चैप्टर है आपको पार्ट 1 में ही, आइसोलेशन वाला। इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना होता है कि मिनरल को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आयरन जो होता है ना, आयरन, वो आयरन सल्फाइड फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे होता है Fe3S2, Fe2S3 आएगा, Fe 3 बॉन्ड बनाएगा, S जो रहेगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो क्या आएगा Fe2S3, या तो ये FeS के फॉर्म में भी आता है। तो आयरन जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है नेचर में, लेकिन इस सल्फाइड का हम डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। हम ऑक्साइड का रिडक्शन इजीली कर सकते हैं, और इसीलिए इसको हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कन्वर्ट किया जाता है Fe2O3 में। इसमें Fe2O3, या तो हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे FeO में, और फिर इनका रिडक्शन किया जाता है, और इनका रिडक्शन किया जाता है, और इसमें से Fe को अलग निकाला जाता है, इसमें से भी Fe को अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन जो होता है वो ऑक्साइड का करना इजी होता है, सल्फाइड का नहीं। सपोज जो क्लोराइड फॉर्म में है तो पहले उसको ऑक्साइड फॉर्म में लेके आ जाओ, पहले से वो ऑक्साइड फॉर्म में तो फिर से उसको ऑक्साइड में लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये मिनरल सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में होते हैं, या तो हैलाइड के फॉर्म में होते हैं, तो उनको पहले ऑक्साइड के फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर इनका रिडक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ से आयरन को बनाना पड़ेगा, और ये आयरन स्टील बनाने के काम आता है। तो इस प्रकार से स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने किसको यूज किया? किसको यूज किया? ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है, थर्ड, Oxygen cylinders are widely used in hospitals, high altitude. हॉस्पिटल और High altitude. हाई एल्टीट्यूड, ओके। हॉस्पिटल में क्यों, ये तो अभी समझ में आ ही गया होगा कोविड में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड और जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड को मतलब वहाँ जाएंगे तो प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाता है, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं। जो लोग पानी के अंदर जाते हैं वो डीप लेवल तक, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होता है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि उनको जहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। नंबर 4, ऑक्सीएसिटिलीन। पता है ऑक्सीएसिटिलीन क्या है? वेल्डिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। होता ऐसे है, यहाँ पे 2 सिलेंडर होते हैं, ऐसा सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन का मतलब होता है इथाइन, एसिटिलीन का मतलब होता है इथाइन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2, स्ट्रक्चर होता है H अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड C अटैच टू H। इसका कंबशन किया जाता है, क्या किया जाता है? कंबशन। और जब इसका हम लोग कंबशन करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बनाएगा CO2 और साथ में मिलेगा H2O। क्या मिलेगा? H2O। और ये जो रिएक्शन, इसको कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है 306 कैलोरी पर मोल। अब रिएक्शन को बैलेंस करो 30 सेकंड, और किसी का आवाज नहीं आएगा। नाउ बैलेंस द रिएक्शन।
इसके कितने मोल रहेंगे? 2, इसके 5, ये 4। देखो एक बार, सही है? ओके, यहाँ पे जो डेटा लिखा है इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे आपने कितने मोल कंबशन किए? लेकिन होना कितना चाहिए? 1। तो इस डेटा के हिसाब से जाना है, तो जिसका कंबशन हम करते हैं, उसका कंबशन करेंगे, उसका मोल कितना होना चाहिए? 1। तो इसको 1 यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। तो जो 1 मोल ऑफ इथाइन, 1 मोल ऑफ एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो वो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, दो मेटल्स को मेल्ट कराने में हेल्प करता है। एग्जांपल के लिए, ये दोनों के दोनों मेटल के रॉड को ज्वाइन करना है तो बोलते वेल्डिंग करना पड़ता है। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं हो सकता है। तो पहले क्या किया जाता है, इस ऑक्सी एसिटिलीन को कंबशन किया जाता है और वो कंबशन इस मेटल के सरफेस के ऊपर किया जाता है। तो ये मेटल का सरफेस सॉलिड स्टेट से मेल्ट हो जाएगा और जैसे मेल्ट हो जाएगा तो इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे और ठंडे होने के बाद वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेटल के रॉड को ज्वाइन करने के लिए जो वेल्डिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं, उस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम है इथाइन। इथाइन का कंप्लीट कंबशन करेंगे, CO2 और H2O मिलेगा, साथ में 306 कैलोरी पर मोल कितना एनर्जी रिलीज करेंगे और ये जो एनर्जी होता है इसको यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का रिएक्शन। नेक्स्ट वाला बोलो, नंबर 5, कंबशन ऑफ कंबशन वाला छोड़ दो, यहाँ पे आई गया है। और बोलो, I trust in rockets. So I trust in rockets. ये प्रेशर वाला दिया हुआ है, प्रेशर वाला दिया हुआ है, देखो the isotope of oxygen is used as a tracer. The isotope of oxygen is used as a tracer. In bracket O17 and O18. O17 and O18. आई थी जो ट्रेसर वाला एक बार एक्सप्लेन किया था। आपके कॉपी में से पेज गायब हो रहे हैं तो किसी पेज के ऊपर मार्क करना है, तो वैसे ही कौन सा ऑक्सीजन बाहर निकला है वो पता करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं? ट्रेसर। ठीक है, और बोलो यूजेस। लिक्विड ऑक्सीजन का मतलब होता है ये जो ऑक्सीजन होता है ये कंबशन करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमको ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करना है तो इस ऑक्सीजन को कंडेंस फॉर्म में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। जैसे हम जो घर में LPG यूज करते हैं
वो नॉर्मली होता तो है गैसीय स्टेट में, लेकिन जब सिलेंडर में उसको कॉम्प्रेस करके भरा जाता है तो वो ऐसा लगता है कि कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ये कॉम्प्रेस किया हुआ ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला है NH2 attached to NH2. It is called as hydrazine. It is called as hydrazine. ठीक है? और बोलो। लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो उसको मतलब कॉम्प्रेस करने के टाइम पे इसको यूज करेंगे, और जब भी हमको किसी का कंबशन करना है फ्यूल का, तो कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब रॉकेट में हमको ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाना है किसी स्पेस शटल में, और उसको गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे तो उसको जगह ज्यादा लगेगी, और इसलिए उसको कॉम्प्रेस किया जाता है। और बोलो, हाँ क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? सिंपल ऑक्साइड को छोड़ दो, तो हो गया। नेक्स्ट ओजोन प्रिपरेशन मेथड। कॉपी क्लोज करो। जिन लोगों को इसका मतलब पता है वो हैंड रेस करेंगे, डेल्टा जी डिग्री। वही लोग हैंड रेस करेंगे जिनको इसका मतलब पता है। हाथ ऊपर ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी को, तो इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। जिन लोगों को इसका कोई भी एक फॉर्मूला पता है, कोई भी एक, वो हाथ ऊपर करेंगे कम से कम एक। जिन लोगों को इसका कम से कम एक फॉर्मूला भी याद है, वो हाथ ऊपर करेंगे। 2.303 NRT log प्लस माइनस कोई बात नहीं, ट्राई तो की है। और बोलो, और कोई आता है? बेटर है, बेटर। हिंट देखो छोटी सी, हिंट छोटी सी होती है। ये मैंने आपको बताया था कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा या नहीं रहेगा, ये पता करने के लिए पहले जो कंसेप्ट यूज करते थे वो डेल्टा एच का, कि जिसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर बाद में ऐसा पता चला कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो भी स्पॉन्टेनियस होती है। तो फिर पता चला कि ये अकेला मेजरमेंट नहीं है जहाँ से बता सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो दूसरे का डिस्कवरी हुआ जिसको डेल्टा एस बोलते थे, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंट्रोपी। जिसका चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और जिसका चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिर पता चला कि ना ये अकेला काफी है। तो इन दोनों को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके फॉर्मूला बनाया था डेल्टा जी ने। तो ये था डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच, और यहाँ से हमने पता किया था कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, और कौन सा रिएक्शन कहाँ जाएगा वो यहाँ से पता किया था, जिसको हमने बोला था गिब्स फ्री एनर्जी। याद आया कोई? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। तो इफ डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
फिर हमको डेल्टा एस का वैल्यू ढूंढना होगा और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। थर्मोडायनामिक्स में लास्ट वाले पेज के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे लिखा था ये रिएक्शन कौन से कंडीशन में स्पॉन्टेनियस रहेगा, किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रहेगा, लो टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, ये बताने का काम करता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब बोले कि सर बीच में से थर्मो कहां से आ गया, क्योंकि ओजोन में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो लिखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ओजोन। एक मिनट में तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं।